प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ये कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास का अध्ययन करेंगे, जिसका पहला अध्याय यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति चल रहा है। इस अध्याय पर पीछे 2 वीडियो बन चुके हैं और आज इसके आगे हम लोग तीसरे वीडियो बनाने वाले हैं। पिछले भाग में जो हम लोगों ने बातें की थी वह रूसी साम्राज्य की विशेषताओं के बारे में बातें की थी, जिसमें अर्थव्यवस्था और समाज और मजदूरों की स्थिति और लेनिन और समाजवाद के बारे में बातें की गई। अब उसके आगे हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो 1917 के पहले यानी रूस की साम्राज्य की जो विशेषताएं थी उसके बारे में अध्ययन किया और अब हम लोग देखेंगे कि 1905, क्योंकि क्रांति हमें पढ़नी 1917 की, तो उससे पहले जो घटनाएं घटित हुई उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले 1905 की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने बातें की पिछले भाग में कि 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई थी और इस सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी ने किसानों के साथ मिल करके अपने मांग को मनवाने के लिए जार के ऊपर दबाव बनाने का काम शुरू कर दिया और 1905 ईस्वी में इन वर्कर्स पार्टी के लोग किसानों के साथ मिल करके रूस साम्राज्य के लिए संविधान की मांग करने लगे। प्यारे बच्चों, यह मांग जो है रसिया में प्रबल होने लगी और ज्यादातर किसान और मजदूर लोग इसकी मांग करने लगे। तो 1905 ईस्वी में ही पादरी गैपान के नेतृत्व में रूस की मजदूर और किसान जो हैं वह जार के महल जो विंटर पैलेस के नाम से जाने जाते थे, विंटर पैलेस के नाम से जाने जाते थे। तो विंटर पैलेस तक गैपान के नेतृत्व में मजदूरों और किसानों ने एक आंदोलन शुरू किया, एक धरना शुरू किया, एक प्रदर्शन शुरू किया। अब रूस के जार को यह डर सताने लगा कि यह बड़ा व्यापक विद्रोह हो जाएगा और इसीलिए रूस ने विदेशी सैनिकों की मदद से इन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवा दी और इस घटना में सैकड़ों लोग जो निर्दोष थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, मारे गए। यह घटना 22 जनवरी 1905 ईस्वी को रविवार के दिन घटित हुई। इसीलिए रविवार के दिन घटित होने के कारण इसीलिए इस घटना को खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना गया। अब 22 जनवरी जो है यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है, यानी जो हम लोग कैलेंडर देखते हैं, लेकिन रशियन कैलेंडर जो है इससे अलग है। रशियन कैलेंडर जो है 13 दिन पीछे चलता है। तो जब 22 जनवरी के दिन यह घटना घटी तो उस दिन रशियन कैलेंडर के अनुसार यह घटना 9 जनवरी 1905 ईस्वी को घटी थी। यह रशियन कैलेंडर के हिसाब से है। यह हम लोग जो कैलेंडर देखते हैं जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, उस हिसाब से 22 जनवरी यानी 13 दिन के अंतर है। तो यह पूरी रविवार की घटना थी। इस घटना से जो है पूरी वातावरण जो थी और एक क्रांति का माहौल शुरू हो गया और जार के ऊपर भी दबाव बनने लगा और इसीलिए रूस के जो जार थे उन्होंने अपने नियंत्रण के लिए एक परामर्शदाता का गठन किया, जिसे कहा गया ड्यूमा, जिसे ड्यूमा यानी आधा ड रहेगा यहाँ, ड्यूमा कहा गया। यह एक तरीके से संसद की तरह था, परामर्शदाता था जो रूस के शासक जार को अपना परामर्श देने का कार्य करता था और इसी के वजह से रूस के जार पर नियंत्रण
स्थापित किया जा सकता था। तो 1905 की क्रांति के बाद रूस में इस तरीके से एक परामर्शदाता एक संसद की गठन की गई। तो हम लोगों ने रूस खूनी रविवार की घटना के बारे में भी अध्ययन कर लिया। अब आगे देखते हैं रूसी साम्राज्य और प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। हम लोगों ने पीछे भी बात कर ली थी। 1918 ईस्वी तक चला। तो शुरुआती दौर में पूरी रूस की जनता का जार को बड़ा ही सहयोग था, लेकिन जैसे ही रूस जो है इस युद्ध में पराजित होने लगा जर्मनी से, तो रशियन जनता का मनोबल जो है गिरने लगा। 70 लाख लोग मारे जा चुके थे और रशियन सैनिकों ने अपनी फसलों को बर्बाद किया ताकि जर्मनी के सैनिक जो है रसिया में अपना शिविर न लगा सके। इसीलिए फसलों को बर्बाद किया गया और फसलों की बर्बादी से 30 लाख लोगों को निर्वासित होना पड़ा, यानी वहां के क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे जगह पर जाकर बसना पड़ा। इसलिए रूस के किसानों और आम जनता के बीच जो है जार के प्रति असंतोष की भावनाएं प्रबल होने लगी थी और इस तरीके से लोगों के अंदर रूसी जार को हटाने के लिए एक प्रेरणा यहां से दिखाई देने लगती है। अब बात करेंगे पेट्रोग्राड और फरवरी क्रांति के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग जो शहर था रूस का, तो पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी से जब रसिया पराजित होने लगा था, तो जर्मनी के प्रति रूस की जनता में एक घृणा, एक नफरत का माहौल बनने लगा था और इसीलिए रशियन लोग नहीं चाहते थे कि जर्मन नाम पर उनके शहर का नाम हो। इसीलिए सेंट पीटर्सबर्ग को नाम को परिवर्तित करके उसका नाम पेट्रोग्राड रख दिया गया। अब पेट्रोग्राड में ही फरवरी क्रांति हुई। अब ये फरवरी क्रांति क्या है, इसके बारे में बात कर लें। प्यारे बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि फरवरी क्रांति के बारे में। अब फरवरी क्रांति क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने आवागमन को रोक दिया था और खाद्य रसद की कमी हो गई थी। खाद्य पदार्थों की रूस में कमी हो गई थी। रूस की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। लोगों के काम छिन गए, लोग बेरोजगार होने लगे। ऐसी स्थिति में रूस के श्रमिकों ने हड़ताल शुरू किया। विंटर प्लेस के सामने हड़ताल शुरू करने का प्रयास किया गया, जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया और महिलाओं ने 8 मार्च जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 8 मार्च को 1917 ईस्वी को हड़ताल किया गया और इसी हड़ताल के लिए जो विश्व में महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, रूस में हड़ताल हुई और रूस की जार के शासन को पलट दिया गया और जार के शासन को पलट करके मोन्सेविक जो सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की एक शाखा थी, मोन्सेविक पार्टी की सरकार बना दी गई। यह सरकार अंतरिम थी। अंतरिम मतलब अस्थायी सरकार बना दी गई, जिसका नेतृत्व केरेंस्की कर रहा था। यानी मोन्सेविक नेता केरेंस्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की गठन हुई। इसी को फरवरी क्रांति कहा जाता है। क्योंकि यह घटना जो है, यह क्रांति जो है मार्च महीने में 8 मार्च 1917 को हुई थी, लेकिन 13 दिन पीछे होने के कारण रशियन कैलेंडर में यह घटना फरवरी में हुई थी। इसीलिए इस घटना को फरवरी क्रांति के नाम से जाना गया। इस क्रांति के बाद जो है व्लादिमीर लेनिन ने केरेंस्की के आगे कुछ प्रस्ताव रखे।
उन प्रस्तावों को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया। अब ये अप्रैल थीसिस क्या थे? ये थे कि जो भूमि थी, जो संपत्ति थी, वह किसानों को दे दिया जाए, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जाए, युद्ध समाप्ति की ओर जाए, किसानों को भूमि प्राप्त हो जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। ये तीन मांगे जो थी अप्रैल थीसिस के नाम से जानी गई। लेकिन केरेंस्की ने लेनिन के इन तीन सुझावों या प्रस्तावों को नजरअंदाज किया और लेनिन ने ड्यूमा की बर्खास्तगी, जो एक परामर्शदाता के रूप में केरेंस्की ने ड्यूमा की बर्खास्तगी कर दी, जो एक परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रही थी। प्यारे बच्चों, जो केरेंस्की के नेतृत्व में सरकार बनी थी, वह भी रूस की जनता के मुताबिक खरा नहीं उतरी। वह भी एक तरीके से मनमाने रवैये अपनाने लगी थी। इसीलिए केरेंस्की मोन्सेविके सरकार को गिराने के लिए लेनिन ने भी मजदूरों और किसानों को एकजुट करने का काम शुरू कर दिया और बोल्शेविक नेता जो हैं अक्टूबर में एक क्रांति की ओर बढ़ गए। अब यह क्रांति क्या थी, इसके बारे में देखते हैं। यही मुख्य क्रांति थी जिसे अक्टूबर क्रांति, बोल्शेविक क्रांति आदि के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यह क्रांति नवंबर 1917 में घटित हुई थी हमारे कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन रूस के कैलेंडर 13 दिन पीछे चल रहे थे, इसीलिए रूस में यह क्रांति अक्टूबर में हुई थी, इसलिए यह अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना गया। यह क्रांति बोल्शेविक दल के, बोल्शेविक पार्टी के अंतर्गत यह क्रांति को अंजाम दिया गया, तो इसीलिए इसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी चीज जो है, यह क्रांति जो है समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी, तो इसे यह साम्यवादी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी जो क्रांति थी, ये अलग अलग नामों से जाना गया। अक्टूबर क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, साम्यवादी क्रांति। केरेंस्की के नेतृत्व में सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। अंतरिम सरकार जो बनी थी उसे उलट दिया गया। लेनिन ने पूरे मजदूर और किसानों का समर्थन प्राप्त कर लिया और मार्क्स की विचारधारा को ध्यान दिलाते हुए कि विश्व के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है और पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है। इस तरीके से लेनिन जो था वह लोगों के अंदर अपना जगह बना चुका था और किसान और जनता के समर्थन से रूस में क्रांति कर दिया और लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत बड़ी क्षति हुई है, तो युद्ध की समाप्ति नहीं हो रही है और लोगों के जो संपत्तियां थे उस पर अधिकार नहीं हो रहा था, इसीलिए रूस में समाजवादी क्रांति की शुरुआत हो गई। इस क्रांति में बड़ी हिंसक घटनाएं घटित की गई। रूस में तख्ता पलट हो गया और रूस में साम्यवादी सरकार गठित हुई और जिसका नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन कर रहा था। व्लादिमीर लेनिन एक लोकतंत्रवादी विचारधारा का मानने वाला था और उसमें समाजवादी विचारधारा के आधार पर उसने साम्यवादी सरकार की स्थापना की थी। तो इस घटना में जितनी संपत्तियां थी उस पर मजदूरों और किसानों का अधिकार हो गया और जो बड़े बड़े महल थे उन महलों पर लोगों को रहने के लिए खंडों में विभाजित कर दिया गया और जो संपत्ति जो सामंतों के पास थी उसे छीन करके किसानों को सौंप दिया गया और जो बैंक थे उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसमें समाजवादी सरकार की स्थापना की गई, जहां औद्योगिकरण, जो उद्योग थे, जो कंपनी कारखाने थे, उस पर व्यक्तिगत स्वामित्व और मालिकाना और नियंत्रण समाप्त कर दिया गया, उस पर समाज का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। तो ये थी रूस की क्रांति। ये रूस की क्रांति हम लोगों ने आगे देखा। अब देखेंगे रूस क्रांति के जो बाद व्यापक बदलाव हुए वह क्या थे।
अक्टूबर क्रांति के बाद जो बदलाव हुए उन बदलाव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब बदलाव ये थे कि रूस में लेनिन की सरकार जो साम्यवादी सरकार थी स्थापित हो गई। साम्यवादी सरकार स्थापित हुई। जितनी जागीरें, जितनी जमीनें थी जो सामंतों और पादरियों और कुलीनों के पास थी, उनको जब्त कर लिया गया और लोगों में बांट दिया गया। जो तीसरी मुख्य बातें थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अधिकांश बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। जो चौथी मुख्य बातें थी, जो बड़े बड़े महल थे उन महलों पर कब्जा कर लिया गया और उन्हें कई खंडों में विभाजित कर दिया गया और उस पर लोगों के अधिकार सुनिश्चित कराए गए। उसके आगे अब जो परिवर्तन हुआ वह संविधान सभा की मांग। संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, लेकिन बोल्शेविक पार्टी को बहुमत नहीं मिला, इसीलिए असेंबली ने बोल्शेविक के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। लेकिन लेनिन का मानना था कि जो कांग्रेस, जो सोशल डेमोक्रेट कांग्रेस, जो सोवियत कांग्रेस ने प्रस्ताव लाया है वही बेहतर है, इसीलिए लेनिन ने असेंबली को ही बर्खास्त कर दिया। संविधान सभा का निर्माण हुआ। अब संविधान सभा का निर्माण होने के बाद जो रूस की स्थिति थी वह लेनिन के हाथों में आ गई। संविधान सभा का निर्माण हुआ। उसके बाद सोवियत यूनियनों का निर्माण हुआ। सोवियत यूनियनों का निर्माण हुआ और ये यूनियन रूस में बड़े प्रभावकारी थे। रूस में इनका प्रभाव अधिक हुआ। अब इन्हीं सोवियत यूनियनों ने महत्वपूर्ण नीतियों में अपने परामर्श देने का कार्य किया। तो यहाँ तक हम लोगों ने बातें कर ली कि रूस की क्रांति और अक्टूबर क्रांति के बाद क्या बदलाव हुए। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई। लेनिन की मृत्यु हो गई और साम्यवादी सरकार पर स्टालिन का कब्जा हो गया। स्टालिन का कब्जा हो गया क्योंकि रूस में केवल एक ही पार्टी बची थी, बोल्शेविक पार्टी, और इसीलिए रूस की जो दलीय व्यवस्था थी, एक दलीय व्यवस्था हो चुकी थी। तो रूस में जो भी सरकारें गठित हो रही थी वह साम्यवादी सरकार ही गठित हो रही थी। और जब लेनिन की मृत्यु हुई तो साम्यवादी सरकार गठित हुई और जिसका नेतृत्व स्टालिन ने किया और स्टालिन के नेतृत्व में समाजवादी सरकार की स्थापना हो चुकी थी। 1927-28 में स्टालिन ने सामूहिकीकरण की ओर ध्यान दिलाया। इसने छोटे छोटे जो खेतों के खंड थे, जमीनों के खंड थे, उन्हें समूहों में इकट्ठा करने के लिए प्रयास किया। इसे ही सामूहिकीकरण कहा जाता है। रूस में इसका विरोध भी हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि रूस की जो क्रांति थी किस प्रकार घटित हुई और क्रांति के बाद जो घटनाएं घटित हुई उसके बारे में भी चर्चा की और स्टालिन की सामूहिकीकरण के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर ली। तो आज जो है हम लोगों ने यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के ऊपर 3 वीडियो कंप्लीट कर लिया और 3 वीडियो में हम लोगों ने काफी कुछ समझा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा। आप वीडियो को बार बार देखें, सुने, समझें। यदि आपको कोई परेशानी होती है बच्चों तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमसे परामर्श सलाह ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा। आज मैं अपना वीडियो यही समाप्त कर रहा हूं। अब इसके आगे हम लोग तीसरा अध्याय लेकर के आएंगे जो नाजीवाद और हिटलर का उदय होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया।